गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली ये कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़। ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज कैसे होता है, अगर आप वो समझ पाएंगे तो थोड़ा गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल हम किसे कहते हैं उसे समझ पाएंगे। तो जब हम जो भी हम फैट जो है फूड में या जो भी हम लेते हैं डाइटरी फैट, वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। ट्राइग्लिसराइड इज बेसिकली एन एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ थ्री फैटी एसिड्स। अब ये फैट जो है डाइट में मिलता है, ये ट्राइग्लिसराइड वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इसे बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। तो जब हम फैट खाते हैं या ट्राइग्लिसराइड खाते हैं, तो हमारे मुंह का जो सलाइवरी या लिंगुअल लाइपेज होता है, पेट का गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये एंजाइम्स हैं जो बेसिकली इस ट्राइग्लिसराइड फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जैसे ग्लिसरॉल और थ्री फैटी एसिड्स में तोड़ते हैं। अब ग्लिसरॉल और थ्री फैटी एसिड्स में तोड़ने के बावजूद ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इस पे जो है बाइल एसिड्स काम करते हैं, जो हमारे लिवर में बनते हैं और गॉल ब्लैडर से सेक्रीट होके आगे आते हैं। ये बाइल एसिड्स जो है इनके साथ कंबाइन करके मिसल फॉर्मेशन करते हैं। ये मिसल्स है नथिंग बट मॉलिक्यूल्स जिसके आउटर लेयर पे प्रोटीन होता है, इनर लेयर में ये फैट स्टोर्ड होता है, ताकि इसे हम अपनी जो आंतें होती हैं, जो जीआई सिस्टम है जिससे फैट अब्जॉर्ब होना है, उसके सेल्स के अंदर जा सके। सो जब ये फैट प्रोटीन से सराउंडेड हो जाता है, ये फैट जो टूटा हुआ है ये अंदर जाता है आंतों के सेल्स के, एंटेरोसाइट्स के अंदर जो आंतों की सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जाके ये फैट जो टूट गया था, जिसे तोड़ा गया था, उसे दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। अब ये रिकंस्टिट्यूट करने के बाद इस फैट को आगे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में अपने अपने फंक्शंस के लिए, जैसे हॉर्मोन्स बनाने के लिए या सेल्स के सेल्स बनाने के लिए, उसके सेल लाइनिंग के लिए, या जिस भी चीज के लिए जरूरत है उसे उस सेल के अंदर या आंतों की सेल से आगे जाना है। तो उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर इसको इंटरैक्ट करना पड़ता। तो ये फैट जो है इसे ट्रांसपोर्ट करता है समथिंग नोन एज अ लाइपोप्रोटीन। ठीक है। अब लाइपोप्रोटीन जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन। सो अगेन जो लिपिड होता है वो सेंटर फॉर्म करता है, और प्रोटीन का जो कवर उसके आसपास होता है, बिकॉज प्रोटीन जो है वो वाटर में जा सकता है, अगर लिपिड जाएगा तो वो वाटर में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो जनरली अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है जिसे ब्लड में जाना है अब लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में, तो ये लाइपोप्रोटीन जो है, आप मान के चलिए ये स्टोरेज या ये ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के जैसे होते हैं। तो इनका काम, लाइपोप्रोटीन्स का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को पेट के जो सेल्स हैं जिन्होंने अब्जॉर्ब किया फैट, वहां से इनको बॉडी के अलग अलग अंगों तक ले जाना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ये लाइपोप्रोटीन्स करते हैं। तो ये लाइपोप्रोटीन्स जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लिपिड प्रोफाइल में जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें हम इन लाइपोप्रोटीन्स को या इन ट्रांसपोर्ट जो ट्रक्स होते हैं इनको, इनकी जांच करते हैं या इनका एस्टिमेशन करते हैं। तो अब जब आप गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो ये जो ट्रक्स हैं या जो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये कुछ अच्छे और कुछ बुरे, पर ये सब अपना अपना काम करते हैं। तो जैसे आपके पास एच डी एल कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी का मतलब है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फैट कंटेंट कम होता है। और एच डी एल मॉलिक्यूल क्या करता है, वो आपके अलग अलग अंगों से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी से बाहर की तरफ और लिवर की तरफ। बाकी जो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसे लाइपोप्रोटीन एलडीएल लाइपोप्रोटीन कहते हैं, तो एलडीएल लाइपोप्रोटीन मेनली क्या करता है, लिवर से फैट को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द वेरियस ऑर्गन, अलग अलग बॉडी के विभिन्न अंगों में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका कोलेस्ट्रॉल अंगों से बाहर निकाल के लिवर की तरफ जाता है उसके एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म के लिए। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो लिवर से कोलेस्ट्रॉल निकल के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे, और ये बॉडी के पार्ट्स कहीं भी हो सकते हैं, इट कुड बी एड्रीनल ग्लैंड हो सकता है, थायराइड ग्लैंड हो सकता है, हार्मोन बनाने के लिए हार्ट में खून की नाड़ियों पर भी हो सकता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन जब करता है एलडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल ऑर्गन्स में देता है, तो इसे खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब इन कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन्स के कुछ और भी फॉर्म हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स तो मैंने बता दिया आपको क्या है। उसी तरह होता है आईडीएल।
इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक होता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये लाइपोप्रोटीन्स को हम प्रोटीन या लिपिड के मात्रा से उसे डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको समझाया जाए तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल, अलग अलग अंगों का कोलेस्ट्रॉल निकाल कर लिवर की तरफ ले जाता है। और खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन, जिसे हम मेजर करते हैं, जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल को आपके विभिन्न अंगों तक ले जाता है और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कराता है। तो बेसिकली जब आप गुड या बैड कोलेस्ट्रॉल देखते हैं या उसके बारे में बात करते हैं या उसकी जांच करते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल में इन लाइपोप्रोटीन्स की ही जांच होती है, जिसमें से गुड लाइपोप्रोटीन आपका एचडीएल हुआ, खराब लाइपोप्रोटीन आपका एलडीएल हुआ। वीएलडीएल, आईएलडीएल वीएलडीएल भी एस्टिमेट होता है, और वो भी बेसिकली खराब कोलेस्ट्रॉल ही माना जाता है। तो इन सब में अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है, सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल जो है वो एलडीएल को माना जाता है। ऑल्दो साइंस कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज लाइपोप्रोटीन इतना सिंपल नहीं है, देर आर अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, नए नए मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनको हम खराब मानते हैं। जैसे यू हैव लाइपोप्रोटीन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, अपोलाइपोप्रोटीन ए। तो उसमें क्या होता है, लाइपोप्रोटीन के साथ अगर एक और मॉलिक्यूल जुड़ गया तो वो भी उसे हम खराब मानते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए सिंपलर टर्म्स में, अगर आप लिपिड प्रोफाइल को ही देखते हैं और गुड और को बैड कोलेस्ट्रॉल पूछेंगे, तो मेरे जो सबसे आसान जवाब होगा वो यही होगा कि जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है। हाई कोलेस्ट्रॉल के साइंस डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल इन द सेंस फैमिलियल या जेनेटिक तरह से होता है। तो जिनको फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल हाई होने की, उनके कोलेस्ट्रॉल इतने ज्यादा हाई हो सकते हैं कि वो स्किन में डिपॉजिट हो सकते हैं या टेंडन्स में डिपॉजिट हो सकते हैं, जिनको ज़ैंथेलास्मा या ज़ैंथोमा कहते हैं। तो आपको ये दिखाई देगा कि एल्बो के टेंडन पे, आंखों के सामने बीच में, आपको अपनी उंगलियों में दिखाई देगा कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो रहे हैं। तो ये ज़ैंथोमा और ज़ैंथेलास्मा है, जो इतने हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इतने टिश्यूज और टेंडन में डिपॉजिट हो जाता है। दूसरे तरह का जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जो डिपॉजिट होता है, वो खून की नाड़ियों में हो सकता है। तो ये खून की नाड़ियां हार्ट की भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है, और फिर जो है आपको चलते समय छाती में दर्द होना, सांस फूलना, या हार्ट के सिम्टम्स या पैल्पिटेशंस होना, ये हार्ट के सिम्टम्स आते हैं। यही कोलेस्ट्रॉल पैर की नाड़ियों में भी डिपॉजिट हो सकता है। तो पैर की नाड़ियों में डिपॉजिट होगा तो जब आप चलेंगे, चलते समय आपको पैरों में दर्द होगी, जिसको क्लॉडिगेशन पेन कहते हैं। यही कोलेस्ट्रॉल अगर आपके किडनी की खून की नाड़ी में डिपॉजिट होगी, वहां ब्लॉकेजेस आएंगी, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, बीपी हाई रहने लग सकता है। यही कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी गर्दन की नाड़ी में डिपॉजिट हो सकती है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जा सकती है, आपको स्ट्रोक वगैरह या अधरंग वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। यही कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी आंख की नाड़ियों में डिपॉजिट हो जाती है, रेटिनल आर्टरी में डिपॉजिट हो जाती है, तो आपकी विजन में फर्क पड़ सकता है। सो जो खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसके इतने साइंस एंड सिम्टम्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये खराब कोलेस्ट्रॉल कहाँ डिपॉजिट होता है और किस लिमिट तक होता है। अब इसी में एक और चीज है कि जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए तो वो पैनक्रियास पे डिपॉजिट होके एक्यूट पैनक्रियाटिस या पैनक्रियास की सूजन भी कर सकता है। फैटी लिवर आपने सुना ही होगा, अल्ट्रासाउंड पे लोगों को फैटी लिवर निकलता है। तो फैटी लिवर भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ही है जो लिवर में होता है। और वैसे तो आपने देखा ही होगा कि जिनमें एक्स्ट्रा फैट हो या एक्सेस फैट होता है, इंडियंस में हमने देखा है कि हमारे पास पेयर शेप ऑफ ओबेसिटी होती है। तो पेयर शेप ओबेसिटी का मतलब है कि जो हमारे पेट वाला जो रीजन है, हमारे पास सेंट्रीपिटल ओबेसिटी ज्यादा होती है, पेट वाले रीजन के आसपास मोटापा ज्यादा होता है हमारा। तो हमारे जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जो पेट के जो ऑर्गन्स हैं, उनके आसपास भी फैट के लेयरिंग, फैट के जो डिपोजिशन है वो ज्यादा होता है। तो फैट के डिपोजिशन डिपेंड करता है कहाँ पे हो रहा है, उस हिसाब से साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। कोलेस्टेरॉल जो है डिपोजिशन जो है वो बचपन से शुरू हो जाती है। जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद से, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है, हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स के लिए चाहिए, हमारे हॉर्मोन्स के लिए चाहिए।
तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है और कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन जो है वो बड़े यंग एज से ही शुरू हो जाता है। अगर बहुत सारी स्टडीज भी हुई थी जिनमें रिसर्च हुआ था कि बड़े ही यंग बच्चों में भी आपने देखा होगा कि आयोटा जो मेन खून की नाड़ी है उसमें भी आपको प्लाक्स वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का हल्का फुल्का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो जनरली कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन यंग एज से ही शुरू हो जाता है। आइडियली अगर आप मुझसे पूछे तो कोलेस्ट्रॉल जो गाइडलाइंस कहती है वो ये कहती है कि आपको 18 साल की उम्र के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए एटलीस्ट वंस। वैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे आपको कोलेस्ट्रॉल को चेक कराने की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपको फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल है, आपके मदर को कोलेस्ट्रॉल, फादर को कोलेस्ट्रॉल, या आपकी मदर और फादर की आपके फैमिली में शुगर की बीमारी है, या आपके फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी है, तो चांसेस है ये प्रॉब्लम्स कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हुई हैं, या उन्हें भी कोलेस्ट्रॉल होगा जो इनवेरिएबली आपको भी ट्रांसमिट हुआ होगा। तो इसकी जांच तो तभी आपको पता चलेगा आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है अगर आप इसकी जांच कराएंगे। तो जो रिकमेंडेड है वो ये कहते हैं कि जी 18 साल के बाद आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराना चाहिए। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे आसान तरीका जानने का होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। इसका मतलब है कि आपको 8 घंटे का मिनिमम फास्ट चाहिए आपको, और सुबह में आप ब्लड का सैंपल दीजिए। उसके ब्लड सैंपल से वो आपके कोलेस्ट्रॉल के जो है सारे पैरामीटर्स निकालते हैं। अब इस कोलेस्ट्रॉल में जैसे मैंने आपको बताया था लाइपोप्रोटीन्स की जांच होती है। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच होगी, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं ब्लड में उसकी जांच होगी, और लाइपोप्रोटीन्स की जांच होगी जो लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें अच्छा मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया एचडीएल मॉलिक्यूल है जो आपका कोलेस्ट्रॉल आपके अंगों से निकाल कर लिवर की तरफ भेजता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को आपके अंगों से निकालता है, इसलिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल। और एलडीएल जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल है, बिकॉज वो लिवर से कोलेस्ट्रॉल लेकर आपके अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। तो आपने अपने लिपिड प्रोफाइल में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, वो है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल है वो कितना है। तो आइडियली अच्छा कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, बट जनरली हम देखते हैं ये 50 या 60 के ऊपर होना चाहिए। उसी तरह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो खराब कोलेस्ट्रॉल है। जनरली हम मानते हैं कि जिससे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, या जिसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई हाई रिस्क फीचर्स नहीं है, उसके लिए 100 के नीचे होना चाहिए ये खराब कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जैसे कोई स्टेंट डला हुआ है या बाईपास हुआ है, उसके लिए ये खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल 70 के नीचे होना चाहिए। कई बार किसी को उसके साथ शुगर होती है या किडनी की बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को फिर और कम, ये खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को और कम, 50 के नीचे। अब तो इंडियन गाइडलाइंस ये कहने लगी हैं, बिकॉज हिंदुस्तानियों में स्टडीज हुई है, हिंदुस्तानियों में पता ये चला है कि हमारे अंदर का कोलेस्ट्रॉल और जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनके कोलेस्ट्रॉल में काफी अंतर है। इन द सेंस हिंदुस्तानियों में खराब कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज्यादा पाई गई है, हिंदुस्तानियों में कोलेस्ट्रॉल होने की टेंडेंसी ज्यादा पाई गई है, हिंदुस्तानियों में हार्ट की बीमारियां होने की टेंडेंसी भी ज्यादा पाई गई है एज कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स। तो इंडिया में जो आपकी गाइडलाइंस है खराब कोलेस्ट्रॉल की वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से आपका खराब कोलेस्ट्रॉल 30 के नीचे होना चाहिए अगर आपका कोई स्टेंट डला हुआ है या बाईपास हुई है या आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है और आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं हार्ट डिजीज के, तब आपका कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो सके उतना अच्छा है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली जो सबसे आसान तरीका है उसे कम करने का वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और रेगुलर एक्सरसाइज में दो तरह की एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी होती हैं। एक होती है एरोबिक एक्टिविटी जो मॉडरेट इंटेंसिटी की एटलीस्ट होनी चाहिए, जिसमें आपके रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई। तो ये मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होगी। इसको अगर आप हफ्ते भर में 150 मिनट कर पाए, 150 मिनट का मतलब है कि एटलीस्ट 5 दिन आप हफ्ते में 30 मिनट निकाल कर इन एक्सरसाइजेस को करें, तो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो बढ़ा होगा वो कम आ सकता है।
दूसरा तरीका है कि एरोबिक एक्सरसाइज के साथ आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। दैट मीन्स आपको वेट उठाने वाले जो एक्सरसाइजेज हैं वो हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार करने हैं, ऑन 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो इससे भी आपका, इन 2 एक्सरसाइजेज से आपके कोलेस्ट्रॉल जो है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ये उन लोगों में हम रेकमेंड करते हैं जिनमें जो जिनके पास हाई रिस्क फीचर्स नहीं है, दैट इज जिनके ऊपर हार्ट प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है जिन्हें, और जिन्हें वैसे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है बट उनका कोलेस्ट्रॉल इंसिडेंटली बढ़ा हुआ आया है। तो पहला जो ट्रायल होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। दूसरा है डाइट। डाइट में देखिए, आपको सैचुरेटेड फैट जो है उसे कम करना है। तो आपको सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी 7% आपके पूरे डाइट में से 7% से कम करनी है। ट्रांस फैट आपका 0 होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह खाते हैं तो वो दैट इज ओके। तो आपको दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है डाइट। ठीक है। उसके बाद अगर इन सब के बावजूद आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने वेट लॉस करने की भी कोशिश की, वो नहीं हुआ आपसे, आपने एक्सरसाइज भी कर लिया, आपने डाइट भी देख लिया। अच्छा, डाइट में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रोसेस फूड है उसे आपको टोटली बंद करना है। आपको वाइट शुगर की क्वांटिटी अपने खाने में बिल्कुल खत्म करनी है, बिल्कुल कम करनी है, बिकॉज रिफाइंड शुगर आपके डाइट में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब करने के बावजूद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, तो देन नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली दवाइयाँ, जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के पाथवे पर काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जो PCSK9 इनिबिटर्स है। तो PCSK9 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेसिकली LDL, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसके रिसेप्टर पे काम करता है लिवर पे। और उसको ना अपटेक करके उस रिसेप्टर को खत्म कर देता है, ताकि खराब कोलेस्ट्रॉल जो है, जो लिवर आगे भेजती है, वो ना भेज पाए। तो PCSK9 जो है वो बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट थेरेपी आ गई है वो mRNA बेस्ड थेरेपी है, जिसमें इंक्लिसिरान वगैरह है, जिसमें अगेन जो इंजेक्टेबल है, लेकिन उससे भी काफी हद तक आपने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। सो आपके पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट इन आइसोलेशन नहीं होता है। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर ट्रीटमेंट के साथ चलेगा। अगर लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट के साथ आप स्टैटिन लेते हैं, अगर उससे नहीं कंट्रोल हुआ, आप नॉन स्टैटिन थेरेपी लेते हैं, या आपको स्टैटिन के साइड इफेक्ट आते हैं तब आप नॉन स्टैटिन थेरेपी लेते हैं, अगर उससे भी नहीं होता है देन आप PCSK9 या इंक्लिसिरान mRNA बेस्ड थेरेपी पे जाते हैं। तो ये सारी थेरेपीज अब अवेलेबल है। ऑल्सो इन दी एंड, जैसे अगर आपको फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया है, जैसे आपका LDL लेवल्स जो है बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज आपको जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, फेमिलियल प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से दवाइयों से भी कम नहीं आ रहा है, तो एंड रिजॉर्ट में यू हैव LDL एफेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस करके LDL को लिटरली मेम्ब्रेन के थ्रू से निकाला जाता है। सो दीज आर ऑल द थेरेपीज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। 18 साल के बाद आपको एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराना चाहिए। अगर 18 साल के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आता है, तो देन रिकमेंडेशन तो ये है कि एटलीस्ट आपको 5 सालों में एक बार तो कराना चाहिए। और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, इन द सेंस आपकी मदर की तरफ से या फादर की तरफ से कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, हार्ट की बीमारी, किडनी की शिकायत अगर आपको है, तब फिर आपके टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है कम होके वो शायद साल में या 2 साल में एक बार हो जानी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जैसे 18 साल के बाद आप एक बार कराएंगे, अगर वो ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी, जैसे आप 30-35 साल क्रॉस करते हैं, फिर आपको साल में एटलीस्ट एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, बिकॉज फिर उम्र के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रिस्क रहता है, चाहे आपको रिस्क फैक्टर हो या ना हो। हाई कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करने की टिप्स हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है टू नो योर कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो जैसे मैंने आपको बताया
कि 18 साल के बाद आपको एटलीस्ट एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो आप लाइफस्टाइल मतलब कोई भी थेरेपी या कोई भी इंटरवेंशन क्यों करेंगे? तो पहला चीज है टू नो योर कोलेस्ट्रॉल। तो आप पहले 18 साल के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। अगर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है और आपको और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ना शुगर है, ना बीपी है, ना मदर फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तब आपको पहले 2-3 महीने तक एटलीस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया, डाइट में सैचुरेटेड फैट 7% से कम रखना है आपने। दूसरा, अनसैचुरेटेड फैट्स जो है उसको नहीं खाना है। पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप खा सकते हैं। तीसरा, आपको अपने खाने में नमक कम रखना है। आपको अपने खाने में रिफाइंड शुगर की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, बिकॉज जितना आप एक्स्ट्रा कैलोरीज या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, अल्टीमेटली वो आपको स्टोर आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में ही होगा। दूसरा, आपको डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट है कि डाइट में सैचुरेटेड फैट को कम रखना है। ठीक है। और प्रोसेस्ड खाना, प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। प्रोसेस्ड फूड में उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, जिससे कारण जो कोलेस्ट्रॉल जो शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और एक्स्ट्रा शुगर लेवल होने की वजह से अगेन वो कोलेस्ट्रॉल में ही कन्वर्ट होते हैं। तो ये तो हो गया डाइट की बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको बताया, एरोबिक एक्टिविटी, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी। अब मॉडरेट इंटेंसिटी हुई आपकी ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग वगैरह करना चाहते हैं, वो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी हुई। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी एटलीस्ट आपको एक हफ्ते में 150 मिनट करना है, दैट इज 30 मिनट्स फॉर एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, और 2 दिन छुट्टी। या अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो इंटेंस एक्टिविटी जैसे बाइसाइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हफ्ते में हाफ, दैट इज 75 मिनट्स ही रिकमेंडेड है जो आप करें। वो मिनिमम रिकमेंडेशन है। इसके साथ आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज पे करना है। वेट ट्रेनिंग जो है आपके कोई भी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, डंबल, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ये जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस है, ये वेट ट्रेनिंग होते हैं। तो ये दूसरा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। तो ये दो चीजें जो हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मदर की तरफ से कोलेस्ट्रॉल, फादर की तरफ से कोलेस्ट्रॉल, या मदर या फादर को किसी को शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनी की शिकायत है, तो ऑब्वियसली आप भी रिस्क पर हैं। तो आपको 18 साल के बाद एटलीस्ट अपना कोलेस्ट्रॉल एक बार कराना चाहिए। कोशिश करें कि अपना खराब कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको 100 के नीचे रखना है, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो उससे 70 या 50 के नीचे रखने की कोशिश करिए। और आपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोशिश करिए, वो एटलीस्ट 50 होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो एटलीस्ट 50 होना चाहिए। तो यही बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं और इन सब के बावजूद अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो दवाइयाँ ही होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर दवाइयाँ ही आपका ऑप्शन रहता है, तो आप एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और वो आपको अप्रोप्रिएट मेडिकेशन दे सकते हैं।